अब आगे बढ़ते हुए आपको एक बड़ी खबर लेह से बता देते हैं। देखिए, लेह में सेना की गाड़ी खाई में गिर गई है और यहां बताया जा रहा है कि हादसे में 9 सैनिकों की मौत हो गई है। 2 जेसीओ और 7 जवान इसमें सवार थे। इस वक्त ये बड़ी खबर है लेह से, जहां पर यह हादसा हुआ। सेना की गाड़ी खाई में गिरने की वजह से यह हादसा हुआ है। 9 सैनिकों की मौत हो गई इसमें, 2 जेसीओ और 7 जवान इसमें सवार थे। अब यह हादसा जिस तरह से हुआ है लेह में, बड़ा नुकसान इसमें, क्योंकि सेना की गाड़ी खाई में गिर गई और 9 सैनिकों की मौत हो गई। बड़ी खबर इस वक्त की, किस तरह से हादसा हुआ, क्या संतुलन बिगड़ा या कोई और वजह, ये फिलहाल जैसे ही साफ होगा आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल दुखद खबर है क्योंकि 9 सैनिकों की इसमें मौत हो गई है इस हादसे में, जो उस गाड़ी में सवार थे। 2 जेसीओ और 7 जवान सवार थे। बड़ी खबर लेह से इस वक्त की, सेना की गाड़ी जो खाई में गिर गई और ये हादसा हुआ है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए रुक कर लेते हैं। मेरे सहयोगी आसिफ कुरैशी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। आसिफ, कैसे हुआ हादसा, क्या कुछ अभी ताजा अपडेट इस पर? किरण, देखिए, सेना की तरफ से जो अब जानकारी साझा की गई है उसके अनुसार तकरीबन 6:30 बजे शाम को कैरे से गारो की तरफ ये जो 3 गाड़ियों का काफिला जा रहा था, जिसमें एक सेना का ट्रक था, एक एम्बुलेंस और एक जिप्सी गाड़ी थी। तीनों में तकरीबन 34 जवान सवार थे जो रेस्क्यू मिशन पे जा रहे थे। मैं बता दूं कि ये लेह से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव स्थित है और नियोमा के पास ये जवान जा रहे थे जब हादसा हो गया। और जो ट्रक है जिसमें 2 अफसर और 7 जवान सवार थे, वो इस खाई में जा गिरा है। इसमें जो अभी जानकारी सेना की तरफ से साझा की गई उसमें 9 जवान जो है उनकी मृत्यु की पुष्टि हो गई है, जबकि एक जवान के बारे में बताया गया है कि वो गंभीर अवस्था में घायल है और उसका उपचार जहां पे चल रहा है। किस तरीके से ये घटना हुई, कैसे ये एक्सीडेंट हुआ, इस बाबत ज्यादा जानकारी सेना की तरफ से साझा नहीं की जा रही है। लेकिन सेना सिर्फ इतना बोल रही है कि एक रेस्क्यू मिशन पे 3 गाड़ियों का ये काफिला था जब एक खाई में ट्रक गिरने से ये हादसा हो गया है। श्री, ठीक है आसिफ, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। इस पर नजर बनाकर रखेगा। तो ये दुखद खबर, हादसा हुआ है लेह में, जहां एक सेना की गाड़ी खाई में गिर जाती है और उसमें 9 जवानों की मौत हो जाती है। इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। आगे बढ़ते हैं स्पेशल रिपोर्ट में। देखिए, एक मजबूरी की वजह से शी जिनपिंग ताइवान पर हमले का मूड बना रहा है। एक मजबूरी की वजह से चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ताइवान पर फाइनल स्ट्राइक को अंजाम देने में जुट गई है। एक मजबूरी की वजह से चीन अपना सब कुछ दांव पर लगाकर महाजंग में उतरने का फैसला ले सकता है। क्या है शी जिनपिंग की वो मजबूरी, बताएंगे। लेकिन उससे पहले 2 मिनट की ये रिपोर्ट जरा देख लीजिए। पीएलए का प्लान, जिनपिंग का ऐलान, बजने वाला है महाजंग का अलार्म। लुटने लगा खजाना, खटने लगी शान, आखिरी रास्ता, अटैक ऑन ताइवान। ड्रैगन लैंड के अगल बगल अमेरिका की बारूदी टनल, अपनी तबाही से चीन बेखबर, समंदर में उठेगा बारूदी बवंडर। ऑस्ट्रेलिया जाकर देखी भारत की पावर, बीजिंग में वायरल हिंद के सुपर सोल्जर। मालाबार की झलक भर से हालत खराब,
जानता है चीन, हिंदुस्तान लेगा पूरा हिसाब। दुनिया के कई देशों को कर्ज का लालच देकर दिवालिया कर चुका चीन अब कुदरत के इंसाफ का सामना कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि चीन की आर्थिक तरक्की का बुलबुला बस फूटने ही वाला है। चीन में बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आ सकती है और ये मंदी जिनपिंग को कहीं का नहीं छोड़ेगी। इसीलिए जिनपिंग आर्थिक मंदी को बारूद के शोर में दबाना चाहते हैं। टारगेट है ताइवान। तो क्या जिस ताइवान को जिनपिंग अपनी सलामती का आखिरी रास्ता समझ रहे हैं, उसे फतह करना इतना आसान है? कहीं ताइवान पर चढ़ाई करके चीन तबाह तो नहीं होने वाला? ईस्ट और साउथ चीन सागर के जंक्शन पर इस वक्त युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। युद्ध का खुला निमंत्रण लेकर समंदर में चीन के युद्धपोत गरज रहे हैं। आसमान में चीन के फाइटर जेट भी फुल वॉल्यूम में वॉर अलार्म बजा रहे हैं। और जब मन चाह रहा है, दुश्मन की हवाई सीमा को भेद रहे हैं। ये दुश्मन है ताइवान, और ताइवान से जंग लड़ना है शी जिनपिंग का अरमान। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बहुत ही परेशान हैं। उन्हें लग रहा है कि उनकी सत्ता पे जो पकड़ है वो कमजोर ना हो जाए। शी जिनपिंग अपनी सत्ता को बचाने के लिए हो सकता है ताइवान पर अचानक हमला कर दें, ताकि उनके जो डोमेस्टिक ऑडियंस हैं उनका ध्यान चीन की आर्थिक व्यवस्था से हटकर ताइवान के ऊपर विजय प्राप्ति की तरफ चला जाए। अभी कुछ ही दिन पहले ताइवान के रक्षा मंत्री ने माना था कि साल 2027 से पहले चीन ताइवान पर हमला कर देगा, लेकिन बीते 3 महीने में चीन की खराब आर्थिक रिपोर्ट ने शी जिनपिंग को वॉर कैलेंडर में संशोधन को मजबूर कर दिया है। चीन में जिनपिंग के खिलाफ बगावत के सुर बुलंद होने लगे हैं, जिसे शांत करने के लिए शी जिनपिंग ने ऑपरेशन ताइवान की फाइल खोल दी है, क्योंकि ताइवान पर हमला ही लाल सल्तनत में जिनपिंग के राज को मजबूत करने का आखिरी रास्ता है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की ईस्टर्न थिएटर कमांड के पास ऑपरेशन ताइवान का जिम्मा है। ईस्टर्न थिएटर कमांड ने ताइवान के करीब अचानक नेवल ड्रिल और एयर कॉम्बैट ड्रिल की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है। ताइवान भी समझ चुका है कि किसी भी वक्त जंग का ऐलान हो सकता है। चीन कितना बड़ा मक्कार है, किस दर्जे का फरेबी है, ये इसी से समझ लीजिए कि ब्लू बैटल ग्राउंड में जंगी साजिशों को वो शिप एयरक्राफ्ट कोऑर्डिनेशन टेस्ट का नाम दे रहा है। अब चीन ही जवाब दे कि अगर ईस्ट और साउथ चाइना सी के जंक्शन पर वो वाकई अपनी नेवी और एयरफोर्स के बीच तालमेल की परीक्षा ले रहा है, तो समंदर में मिसाइल से लैस युद्धपोत और आसमान में परमाणु हमला करने की ताकत रखने वाले विमानों का ताइवान बॉर्डर पर क्या काम? चाइना को ताइवान के ऊपर किए गए हमले का जवाब भी भुगतना होगा, उसे झेलना होगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विश्व के जिम्मेदार लोकतांत्रिक राष्ट्र चाइना को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं और चाइना के ऊपर बड़े जो है कदम लिए जा सकते हैं। तो ऐसे में जाहिर है कि चाइना के द्वारा यदि ताइवान के ऊपर कोई हमला किया गया तो वो उसके लिए आत्मघाती स्टेप साबित होगा। चाइना के ऊपर जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का विश्वास था वो लगातार कम होता जा रहा है और ये चाइना के लिए बहुत विनाशकारी साबित होगा। और ऐसे में यदि चाइना ने कोई ताइवान पर हमला कर देने की भारी भूल कर दी तो ये चाइना के पतन का कारण बनेगा। चीन के सरकारी चैनल्स पर युद्ध की तैयारी का प्रसारण हो रहा है। ग्लोबल टाइम्स खुले शब्दों में ताइवान विजय की भविष्यवाणी कर रहा है। चीन की नेवी के डेस्ट्रॉयर्स, मिसाइल बोट्स और विनाशक जेट की शान में कसीदे पढ़े जा रहे हैं। लेकिन इस जंगी उन्माद के सचित्र वर्णन के पीछे एक सच को छुपाया जा रहा है।
वो सच जो चीन की डूबती इकोनॉमी का प्रमाण है। जानते हैं, जिनपिंग सरकार ने देश में युवा बेरोजगारी का आंकड़ा जारी करना अचानक से बंद कर दिया है। जून महीने में चीन की सरकार ने ही बताया था कि 16 से 24 साल के बेरोजगार युवाओं की तादाद 21% से ज्यादा है, यानी हर 5 में से एक चीनी युवा बेरोजगार है। ये छोटा आंकड़ा नहीं है। जुलाई महीने में ही बेरोजगारी की दर 5.3% बढ़ गई। जुलाई में चीन का निर्यात जुलाई 2022 की तुलना में 14.5% गिर गया। ये फरवरी 2020 के बाद से चीन के एक्सपोर्ट में सबसे बड़ी गिरावट है। सूत्रों के अनुसार चीन की इकोनॉमी बहुत ही डामाडोल स्थिति में है। चीन में बेरोजगारी की दर बढ़ रही है। 16 से 24 साल के युवाओं में 20% युवा बेरोजगार हैं। ऐसे में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बहुत ही परेशान हैं। उन्हें लग रहा है कि उनकी सत्ता पे जो पकड़ है वो कमजोर ना हो जाए। शी जिनपिंग अपनी सत्ता को बचाने के लिए हो सकता है ताइवान पर अचानक हमला कर दें। चौदह अगस्त को चीन से एक बड़ी खबर आई। चीन की सबसे बड़ी प्राइवेट रियल एस्टेट कंपनी कंट्री गार्डन ने आशंका जताई कि पहली छमाही में $7.6 बिलियन का नुकसान हो सकता है। रुपए में ये रकम 630 अरब से भी ज्यादा बैठती है। ये तो सिर्फ कुछ चुनिंदा उदाहरण हैं। दुनिया की फैक्ट्री कहे जाने वाले चीन की हालत वाकई खराब है। अहंकार और गुरूर में चूर चीन की सेना ताइवान विजय के ख्वाब देख रही है, लेकिन चीन को पता ही नहीं है कि अगर ताइवान पर हमला हुआ तो अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है, क्योंकि अमेरिका ने चीन के अगल बगल बारूदी टनल तैयार कर दी हैं। एक एशिया की महाशक्ति तो दूसरी दुनिया की महाशक्ति। चीन और अमेरिका के बीच वर्चस्व की जंग कभी भी ताइवान में बारूद के शोले भड़का सकती है। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि अगर अमेरिका का डर ना होता तो चीन कब का ताइवान पर हमला कर चुका होता। चीन के अंदर आर्थिक मंदी का शोर है तो चीन के बाहर क्वाड का जोर है। सिडनी के तट पर हिंदुस्तान के शूरवीर अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर पराक्रम का ट्रेलर दिखा रहे हैं, तो बीजिंग से 11,000 किलोमीटर दूर कैंप डेविड में अमेरिका ने चीन को चित करने का नया फॉर्मूला ढूंढा है। अगर मिसाइल चीन के युद्धपोत से निकली तो जवाब अमेरिका के जेट आसमान से देंगे। अगर ब्लू बैटल ग्राउंड में चीन की विनाशक पनडुब्बी ने कहर ढाया तो इंतकाम एंटी सबमरीन रॉकेट से लिया जाएगा। ताइवान पर चीन ने हमला किया और अमेरिका जंग में कूदा तो जल, थल, नभ युद्ध के तीनों क्षेत्रों में चीन के छक्के छूट जाएंगे। इसी भय ने चीन की जंगी सनक को अब तक शांत रखा था, पर अब पीएलए की तेजी अलार्मिंग है। बीजिंग में बैठकर पीएलए का सुप्रीम कमांडर किसी भी हद तक जा सकता है, लिहाजा वक्त रहते अमेरिका एक ऐसा बारूदी चक्रव्यूह रचने में लगा है जिसमें उलझाकर ड्रैगन पर फाइनल स्ट्राइक की जा सके। अमेरिका के मिलिट्री बेस कैंप डेविड में ऐसा ही एक चक्रव्यूह तैयार किया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यून सुक योल के साथ मिलकर चीन को चित्त करने का अभियान तेज कर दिया है। दुनिया जानती है कि जापान और दक्षिण कोरिया चीन के दुश्मन हैं। चाइना के चैलेंज को ध्यान में रखते हुए ये जो तीनों राष्ट्र हैं वो अपने कोलैबोरेशन को आने वाले समय में गहरा करने जा रहे हैं। साथ ही साथ नॉर्थ कोरिया का जो एक बेलिजरेंट और प्रोवोकेटिव बिहेवियर है उसके द्वारा दी जाने वाली नाभिकीय अस्त्रों की जो धमकियां हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स की जो धमकियां हैं, उसके ऊपर भी गहरी चिंता व्यक्त की गई है और उसको भी डील करने के लिए ये जो तीनों राष्ट्र हैं वो अपने गठबंधन को और अधिक गहरा करने जा रहे हैं। ये तीनों राष्ट्र यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया अपनी एक्सरसाइजेस को तो वो कंडक्ट करते ही हैं, साथ ही साथ इसे और अधिक गहरा करने जा रहे हैं। कैंप डेविड में चीन के खिलाफ उसके 3 दुश्मन मिलिट्री और टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव पर समझौता कर रहे हैं। शी जिनपिंग को पता है कि ये समझौते क्यों किए जा रहे हैं। चीन के पास ना तो कैंप डेविड के फॉर्मूले की काट है, ना ही मालाबार में डेवलप हो रहे ड्रैगन विजय समीकरण की। अगर होते तो चीन घबराकर
जासूसी पर न उतरता। जी हां, ठीक सुना आपने। चीन मालाबार वॉर एक्सरसाइज से इस कदर घबराया हुआ है कि उसने सैटेलाइट से ऑस्ट्रेलिया के तट की जासूसी शुरू कर दी है। सिडनी के समुद्री तट पर भारत, अमेरिका, जापान और मेजबान ऑस्ट्रेलिया युद्ध अभ्यास कर रहे हैं और इस युद्ध अभ्यास पर नजर रखने के लिए चीन ने अदृश्य जासूसों की फौज उतार दी। ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की ओर से दावा किया गया है कि मालाबार एक्सरसाइज से जुड़ी बारीक से बारीक डिटेल्स हासिल करने के लिए चीन ने कई दर्जन लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स को ऑस्ट्रेलिया के ऊपर घुमा दिया है। इस एक्सरसाइज से चीन बहुत ही परेशान है और इस एक्सरसाइज के बारे में जासूसी करने के लिए चीन ने अपने शिनजियान 12, 17 और 23 सीरीज के सैटेलाइट्स को हिंद महासागर और ऑस्ट्रेलिया के पूरब में तैनात कर दिया है। सूत्रों के अनुसार 300 से ज़्यादा लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइटों ने पिछले 10 दिन में 3000 से ज़्यादा फ्लाइट्स की हैं और यह भांपने की कोशिश कर रहे हैं कि इस एक्सरसाइज मालाबार 2023 के दौरान हमारी नेवीज किस तरह से आपस में मिलकर चीन के विरुद्ध युद्ध कर सकती हैं। चीन सैटेलाइट की मदद से क्वाड देशों की मिलिट्री ट्रेनिंग ऑपरेशन से जुड़ी जानकारी जुटाना चाहता है। कैनबरा की डिफेंस कंपनी EOS स्पेस सिस्टम के मुताबिक चीन की शियान 12-01, शिजियान -17 और शिजियान -23 की मूवमेंट इक्वेटर के नीचे ट्रेस की गई है। इस एक्सरसाइज के माध्यम से ये जो चारों विश्व के बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं वो अपनी नौसेनाओं के बीच की इंटर ऑपरेबिलिटी को और अधिक कैसे सशक्त बनाया जाए, मजबूत बनाया जाए, रणनीतिक साझेदारी को कैसे सशक्त और मजबूत बनाया जाए, चाइना जैसे राष्ट्रों के द्वारा जो इंडो पैसिफिक रीजन का रूल्स बेस्ड ऑर्डर है उस पर आने वाले खतरों को डील करने के लिए अपनी नौसेनाओं को कैसे तैयार किया जाए, इसके ऊपर इस पूरी एक्सरसाइज का फोकस रहता है। और चाइना जैसे राष्ट्र यदि इस पर खतरा पैदा करने की कोशिश करेंगे तो जाहिर है कि मालाबार सीरीज की एक्सरसाइज चाइना जैसे राष्ट्रों के लिए एक चेतावनी भी है। मतलब साफ है, ताइवान चीन से घिरा है तो चीन क्वाड की शक्तियों से बेचैन है। जापान और दक्षिण कोरिया में अमेरिका ने वैसे भी बारूदी घेरा बनाकर चीन की बेचैनी बढ़ा दी है। मालाबार एक्सरसाइज ने PLA में खौफ और बढ़ा दिया है। ऐसे में ताइवान पर संभावित हमले की गलती चीन को बहुत भारी पड़ सकती है। अब बात एटम बम से बड़े बाढ़ बम। पहाड़ दरक रहे हैं, चट्टान कांप रही है, मकान कागज की तरह ढह रहे हैं। कोई उसके लिए कुदरत से खिलवाड़ को इसकी बड़ी वजह बता रहा है तो कोई आने वाले संकट से पहले चेता रहा है। दरअसल जो हिमाचल प्रदेश में हुआ उसने देवभूमि उत्तराखंड तक में खतरे की घंटी बजा दी, क्योंकि जब जब बादल गरजते हैं दिल बैठ सा जाता है, क्योंकि इस वक्त आधी दुनिया आसमानी आतंक के कहर से जूझ रही है। पहाड़ पर लैंडस्लाइड, आसमानी आतंक वर्ल्ड वाइड। कुदरत से खिलवाड़ डरा देगी नदियों की चीत्कार। खतरे में पहाड़ की राजधानी, डुबो देगा बाढ़ का पानी। विकास के नाम पर बलि हिमालय से
देवभूमि तक खलबली। चीन थर्राया, यूरोप घबराया, कयामत का दिन याद आया। दरकती चट्टान, खिसकती जमीन, वाटर बम या विनाश की मशीन। ड्रैगन को लगा डोकसुरी का डंक, नॉर्वे के पीछे पड़ा हंस। सैलाब के चक्रव्यूह में इंसान कागज की तरह ढह गए मकान। बाढ़, इंटरनेशनल तबाही, तस्वीरें खुद देंगी बर्बादी की गवाही। एटम बम से बड़ा बाढ़ बम दुनिया में हड़कंप। देखिए, कुदरत के कहर से इस वक्त सबसे ज्यादा कोई सिसक रहा है तो वो है हिमाचल प्रदेश, क्योंकि जिस हिमाचल की खूबसूरती देखने के लिए लोग दिल्ली, एनसीआर और देश के अलग अलग हिस्सों से जाते थे, वो खुद अपने आप को पहचान नहीं पा रहा है। हिमाचल का आधा हिस्सा अपनी बर्बादी पर आंसू बहा रहा है। Power grid. जितनी तबाही कोई एटम बम मचाता है, उससे कहीं ज्यादा तबाही इस वक्त बाढ़ बम मचा रहा है, जिसने आधी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। भारत में हिमाचल, उत्तराखंड की जमीन खिसक रही है। नेपाल की बारिश ने कोसी और गंडक जैसी नदियों को खूंखार बना दिया है। चीन में डोकसुरी के डंक से निकला जहर एक शहर से दूसरे शहर तक फैलता जा रहा। यूरोप अपनी बर्बादी पर आंसू बहा रहा। नॉर्वे के पीछे हंस रूपी दानव पड़ चुका है। बाढ़ का पानी घर, मकान, जिंदगी सब तबाह करता जा रहा है और अपने पीछे सिर्फ बर्बादी और उसके निशान छोड़ता जा रहा है। ये मौसम बदला है या कुदरत का हमला है, ये बताएंगे, लेकिन आज बाढ़ बम से तबाह हुई हर वो तस्वीर दिखाएंगे जिसने इंसानी जिंदगी को फिर एक बार खौफ से भर दिया है। ओ भगवान, ओए कुदरत के कहर से इस वक्त सबसे ज्यादा कोई सिसक रहा तो वो है हिमाचल प्रदेश, जहां पहले लैंडस्लाइड शिव मंदिर ढहा, वहीं अब कृष्णानगर की कई और इमारतें धीरे धीरे जमीन से अपनी पकड़ खोती जा रही। ये जो घर हैं
इनके आगे नीचे से जो है लैंडस्लाइड हुआ और उनका बेस भी खिसक गया है, नीचे से खोखले हो गए हैं। और तभी एडमिनिस्ट्रेशन ने इन घरों को भी खाली करा लिया। जो भी लोग यहाँ रहते थे उनको यहाँ से हटा दिया है, भी कहीं और चले जाएं, ताकि ऐसा ना हो कि यहाँ पे कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाए। और ये लैंडस्लाइड अब देख कितना लैंडस्लाइड भारी हुआ है। और एहतियातन अब ये भी किया जा रहा है कि ये जो पेड़ है, आप देख सकते हैं कि नॉर्मली होता है कि जब पेड़ कोलैप्स करता है तो उसके साथ घर चला जाता है, तो पेड़ को भी काटा जा रहा है। वो एक प्रोसीजर है जो यहाँ पे अब फॉरेस्ट वाले और कॉर्पोरेशन वाले वो फॉलो कर रहे हैं। शिमला का 135 साल पुराना वायसराय लॉज दरार से भर गया है, जिसने सरकारी तंत्र की चिंता इस कदर बढ़ा दी है कि पूरा महकमा इसे बचाने में जुटा है। पूरा जो ये स्लाइड हुआ था, जो नीचे शिव बॉडी के मंदिर तक गया, जहाँ पे हमारा काफ़ी बड़ा हादसा हुआ था, तो इनके दो जगह जनरली इन्होंने मुझे ये बताए हैं। तो वाला पार्ट था, सेकंड जो ये सामने एक और हल्का से क्रैक्स जो है ग्राउंड में आए हैं। तो इसमें जनरली कुछ पेड़ों को खतरा बताया जा रहा है, कुछ ज़मीन वगैरह बैठ रही है। तो इसमें हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बोला है कि इसकी तुरंत जो है आप असेसमेंट करें, इसका विजिट करें। अगर कहीं इनको ज़रूरत होगी काटने की तो इसमें जो नेसेसरी ऑर्डर हम पास करेंगे काटने के। उसके बाद अभी फ़िलहाल रिस्क कवर करने के लिए इन्होंने तरपाल से जो है इसको ढका हुआ है। और हमने एमसी अथॉरिटी की टेक्निकल विंग से भी रिक्वेस्ट किया है कि वो इसको विजिट करें और टेक्निकली जो भी फिजिबल हो सकता है वो इनको इसमें गाइड करें टेक्निकल। शिमला का ये एडवांस स्टडी सेंटर ऑब्जर्वेटरी हिल पर है। रिज और मॉल रोड पर कभी घूमने गए होंगे तो इसे जरूर देखा होगा। वहाँ ये महज 3 किलोमीटर की दूरी पर है। ये स्प्रॉलिंग है, 90 एकड़ में ये पूरी बिल्डिंग है। इस शिमला में जो समर कैपिटल थी, ये यहाँ से एक पावर सेंटर था जो चलता था, लेकिन यहाँ पे क्रैक्स आ जाना, यहाँ पे इस तरह का खतरा हो जाना, जो कि एक बड़ा ही कंसर्न है इन अथॉरिटीज़ के लिए भी और वेकअप कॉल है शिमला के लिए भी। हाँ भी किस तरह जो वेदर है एक स्पॉइल स्पोर्ट प्ले किया है, ह्यूमन लॉस भी हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस भी हुआ और अब आइकॉनिक बिल्डिंग्स को भी क्रैक्स आए हैं। कालका शिमला का जो रेलवे रूट यात्रा को रोमांच से भर देता है, वो पूरी तरह तबाह हो चुका है। 2008 में इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया था। वही रेलवे ट्रैक है जो हेरिटेज है, शिमला कालका हेरिटेज रेलवे ट्रैक, जो वर्ल्ड फेमस है, ब्रिटिश एरा में बना था। और टॉय ट्रेन जो है चलती है यहाँ पर, वो एक अट्रैक्शन है पार्ट। लेकिन वो भी अनफॉर्चुनेटली ये पूरा इतना इंटेंसिटी था इस क्लाउड बर्स्ट के बाद जो हुआ लैंडस्लाइड का, कि नीचे से सारा जो जमीन खिसक गई और वो रेलवे ट्रैक झूम गया। बाढ़ के बम ने पहाड़ पर ऐसा विस्फोट किया कि पूरे हिमाचल प्रदेश की सूरत बिगाड़ दी। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 10,000 करोड़ के नुकसान का आकलन लगाया और केंद्र सरकार से विशेष राहत पैकेज की मांग की। हमने केंद्र से देखिए, हमने अपने राज्य में जो हमारे नियम बोलते थे, कानून बोलता था, उसके हिसाब से हमने नेचुरल कैलेमिटी अफेक्टेड एरिया हिमाचल को डिक्लेयर कर दिया। 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान है और निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि इसकी भरपाई के लिए परमानेंट स्ट्रक्चर के लिए एक साल का समय लगेगा। उधर हिमाचल की बर्बादी देख केंद्र सरकार एक्शन मोड में आ गई। प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल प्रदेश के हालात को लेकर हाई प्रोफाइल बैठक की, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे। मतलब केंद्र सरकार मुश्किल वक्त में हिमाचल प्रदेश को हर संभव मदद देने की बात कर रही है, लेकिन हिमाचल में जख्म इतने गहरे हैं कि इन्हें भरने में कई साल लग जाएंगे। अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि हिमाचल की आय का बड़ा हिस्सा पर्यटन से आता है, लेकिन इसके बाद भी हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को कहना पड़ा कि अगर जरूरत ना हो तो पहाड़ पर ना आए। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा तबाही जिन जिलों में हुई उनमें शिमला, मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा और बिलासपुर शामिल है। इनमें मंडी में नॉर्मल से 317% ज्यादा बारिश हुई, तो बिलासपुर में 225% और शिमला में 191% ज्यादा बरसात हुई। बर्बादी का आलम तो ये है कि पहाड़ों की लाइफ लाइन कहे जाने वाली 800 से ज्यादा सड़कें, 1135 बिजली के ट्रांसफार्मर और 285 पेयजल योजनाएं ठप पड़ी हैं। सड़क बंद होने से 1800 से ज्यादा रूटों पर बस सेवाएं बंद पड़ी हैं। लेकिन ये सिर्फ हिमाचल की कहानी नहीं है, देवभूमि उत्तराखंड की तस्वीर भी डराने वाली है।
आसमानी आफत ने देवभूमि उत्तराखंड पर भी ब्रेक लगा रखी है, जहां गंगा नदी इस कदर उफान पर है कि केदारनाथ वाली तबाही याद आने लगी। दरअसल हाल के दिनों में उत्तराखंड में लैंडस्लाइड और बारिश की वजह से कई बड़े हादसे हुए हैं, इसीलिए पर्यटक भी उत्तराखंड को दूर से नमस्कार करने में अपनी भलाई समझ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में व्यास नॉन स्टॉप तबाही मचाए हुए है, तो देवभूमि उत्तराखंड में गंगा रौद्र रूप दिखा रही है। ऋषिकेश में आम दिनों में गंगा का पानी हरा दिखता है, हर घाट पर्यटकों से गुलजार होता है, लेकिन लगातार हो रही बारिश ने ऐसा आपातकाल लगा दिया कि कई घाट पानी में डूब चुके हैं। राम झूला के कई तार गंगा के तेज बहाव की फेट चढ़ गए हैं, जिसकी वजह से वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। साथ ही राफ्टिंग पर हालात ठीक होने तक ब्रेक लगा दिया गया है। मौसम विभाग लगातार चेतावनी जारी कर रहा है, क्योंकि बारिश की वजह से न सिर्फ गंगा बल्कि वाटरफॉल भी बेकाबू हो गए हैं। गंगा का रौद्र रूप हरिद्वार में भी दिखाई दे रहा है, जहां हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं की भीड़ होती थी, वहां गंगा का पानी तांडव मचा रहा है। यही वजह है पूरा सरकारी महकमा एक्शन में आ गया है, क्योंकि उत्तराखंड में चमोली और देहरादून से लगातार लैंडस्लाइड की खबरें आ रही, जिसकी वजह से NH-58 ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग बंद कर दिया गया है। हाल के दिनों में उत्तराखंड में लैंडस्लाइड और बारिश की वजह से कई बड़े हादसे हो चुके हैं। 8 अगस्त को उत्तराखंड में 3 मंजिला होटल जमींदोज हो गया था। इस होटल में 22 कमरे थे। भारी बारिश की वजह से होटल में दरारें आ गई थी। गनीमत ये रही कि जिस वक्त ये होटल गिरा उसमें कोई नहीं था। इससे पहले 4 अगस्त को रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड में पहाड़ी से मलबा गिरने से 2 दुकानें ढह गई, जिसमें कई नेपाली और स्थानीय लोग सो रहे थे। इस हादसे में करीब 16 लोग लापता हो गए, लेकिन सिर्फ 3 लोगों के शव मिले। 18 जुलाई को रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा के पड़ाव पाटा में पहाड़ी टूटने से 8 कमरों वाला होटल और एक रेस्टोरेंट ध्वस्त हो गया। मतलब उत्तराखंड बारिश के मौसम में जानलेवा हो जाता है। यही वजह है कि पर्यटकों को पहाड़ से दूर रहने की हिदायत दी जाती है, और जो जा रहे उनकी सेफ्टी की हर संभव कोशिश की जाती है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है। तबाही किस हद तक हो सकती है, इसे 10 साल पहले केदारनाथ आपदा के रूप में हम सब महसूस कर चुके हैं। दरअसल उत्तराखंड में जब भी गंगा उफान पर आती है, जहन में केदारनाथ की आपदा आने लगती है, क्योंकि 10 साल पहले जो हुआ वो मंजर आज भी कोई नहीं भूला। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।